हरियाणा बोर्ड के 10वीं कक्षा के छात्रों का 19 मार्च 2024 को विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है और विज्ञान की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर रसायन विज्ञान के जितने भी 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी की तैयारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। और इससे पहले मैं भौतिक विज्ञान के भी 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। इन दोनों वीडियो से आपकी दोनों किताबों के 2 और 3 नंबर वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी तैयार हो जाएंगे और कम समय के अंदर उन सभी का रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा तीनों किताबों के 1-1 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दें। आंसर देखें, जब अम्ल किसी सार के साथ क्रिया करता है, यानी कि अम्ल सार के साथ क्रिया करता है, तब लवण और जल जैसे उत्पाद बनते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हैं ये दोनों मिलकर जो उत्पाद बनाएंगे वो है सोडियम क्लोराइड और जल, और ये जो अभिक्रिया है ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है अंडे के बाहरी आवरण को एक बीकर में रखे सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के विलयन में डालने पर क्या होता है। यानी कि जो अंडे का बाहरी जो कवर होता है, जो सख्त होता है, उसको अगर HNO3 के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा। आंसर देखें, अंडे का बाहरी आवरण यानी कि जो अंडे का बाहरी जो सख्त कवर होता है, खोल होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह सांद्र HNO3 के विलयन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, यानी कि इसके साथ क्रिया करके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो यहाँ पर उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट और नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों से जो उत्पाद बनेंगे वो बनेगा कैल्शियम नाइट्रेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक में पाए जाने वाले अम्ल का नाम व रासायनिक सूत्र लिखो। यानी कि जो चींटी का डंक है उसके अंदर कौन सा अम्ल होता है, उसका नाम और उसका रासायनिक सूत्र बताना है। चींटी के डंक से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने का एक रासायनिक सामान्य तरीका भी बताया, यानी कि डंक से जो दर्द होता है उससे छुटकारा पाने का एक आसान तरीका भी बताना है। आंसर देखें, चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल यानी कि फोमिक अम्ल होता है और इसका रासायनिक सूत्र है HCOOH होता है। चींटी के डंक से होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं के बीच अंतर बताना है। तो इस तरफ है धातु और यहाँ पर है अधातु। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। दूसरा पॉइंट है धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं और ये ऋणात्मक होती हैं। तीसरा पॉइंट है धातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं। अधातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके सहसंयोजी यौगिक बनाती हैं। उसके बाद है धातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। अधातुएं जो है सामान्य तौर पर अम्लों के साथ क्रिया करती नहीं करती। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निस्तापन और भर्जन में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर बताना है भर्जन और निस्तापन में। पहला पॉइंट है सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक यानी कि उस टेम्परेचर पर, उस तापमान पर जिस पर वो गल जाता है, उससे कम ताप पर गर्म करना जो है भर्जन कहलाता है। और सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति यानी कि बिना वायु के या फिर सीमित उपस्थिति में यानी कि लिमिटेड मात्रा में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, अयस्क को वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है और यहाँ पर
अयस्क को जो है वायु की अनुपस्थिति में या फिर सीमित मात्रा में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना निस्तापन कहलाता है। उसके बाद है भर्जन का उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है और निस्तापन का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए किया जाता है। भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है कार्बन के उन गुणों को स्पष्ट कीजिए जिनसे बड़ी संख्या में कार्बन यौगिकों का निर्माण होता है। आंसर देखें। कार्बन के निम्नलिखित गुणों के कारण कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। पहला है श्रृंखलन यानी कि श्रृंखला बनाना। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी कि कार्बन के अंदर जो कार्बन के परमाणु हैं अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की यानी कि जुड़ने की अद्भुत क्षमता होती है, यानी कि गुण है उसके अंदर कि वो दूसरे के साथ जुड़ता है। इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं और इससे जो है श्रृंखला बनती है और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसके कारण कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला वाले यौगिक यानी कि इससे जो है कार्बन के परमाणु सीधी श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं, शाखित यानी कि अलग अलग शाखाओं वाले, अथवा बंद वलय, वलय होता है गोल, जैसी संरचनाओं के यौगिक बना सकते हैं। उसके बाद है चतु संयोजकता। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु या कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की क्षमता होती है। यानी कि इसकी कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसलिए ये जो है अन्य 4 परमाणु के साथ या फिर किसी दूसरे परमाणु के तत्वों के साथ जो है बंध बनाने की इसके अंदर क्षमता होती है। इस गुण के कारण ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अन्य अनेक तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं, यानी कि इन सभी के साथ जो है यौगिक बनते हैं कार्बन के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दर्शाइए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। आंसर देखें। उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे Al2O3Zn, ये N है, NO। उसके बाद यहाँ पर उदाहरण दिया गया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों मिलकर जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है खनिज और अयस्क में निम्नलिखित 3 अंतर बताने हैं। तो खनिज और अयस्क वे प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं एवं उनके यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं। वे खनिज जिसमें धातुओं को प्राप्त करना सरल एवं लाभदायक होता है अयस्क कहलाते हैं। खनिज में धातु कम मात्रा में पाई जाती है और अयस्क में धातु अधिक मात्रा में होती है। सभी खनिज अयस्क नहीं होते, सभी अयस्क खनिज होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम व रासायनिक सूत्र लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग भी लिखें। आंसर देखें। रासायनिक सूत्र है ये, रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो बता रखा है किस काम में ये, किस लिए ये यूज़ होते हैं। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के काम आता है, जो प्लास्टर बनता है वो इसी का बनता है। मूर्तियों तथा बुत बनाने के काम आता है, यानी कि जो बुत होते हैं, पुतले और मूर्तियाँ जो हैं उनको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कठोर जल को साबुन से उपचरित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। आंसर देखें। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। जब कठोर जल को साबुन से उपचारित करते हैं तो ये आयन साबुन के अणुओं के साथ जुड़कर अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाते हैं। इस प्रकार क्रिया करके साबुन के अणु तलछट अवक्षेप के रूप में जम जाते हैं तथा झाग नहीं बनाते। कपड़ा भी अच्छी प्रकार से साफ नहीं होता। और ये है एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है मिसेल का निर्माण कैसे होता है? संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आंसर देखें। साबुन के अणुओं के 2 सिरे होते हैं, यानी कि 2 भाग होते हैं। जो साबुन के अणु हैं उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है आयनिक सिरा और एक होता है हाइड्रोकार्बनिक सिरा।
जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो साबुन के अणु अपने आप को एक वृत्त की त्रिज्या की तरह व्यवस्थित यानी कि मैनेज कर लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में साबुन के अणुओं का आयनिक सिरा जल के अंदर है, जबकि हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर होता है। जल में साबुन के अणुओं की इस व्यवस्था को जो है मिसेल कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के उपयोग लिखें। आंसर देखें। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग व कागज उद्योग में किया जाता है, यानी कि विरंजक चूर्ण जो है वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है, यानी कि जो पीने का पानी है उसको रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है उसके निर्माण में भी इसका यूज किया जाता है। रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और ऊन की सिकुड़न रहित बनाने के लिए, यानी कि ऊन के जो कपड़े होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं उनको सिकुड़न रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो सिलवटें हैं ऊन की उसको हटाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण कैसे बनाया जाता है, इसका रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखें। बुझे हुए चूने में से क्लोरीन गैस की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड तथा सूत्र CaOCl2 है और ये है उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, 5 विलयनों ABCD व E की जब सार्वत्रिक सूचक में जांच की जाती है तो pH के मान क्रमश 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन उदासीन है, प्रबल सारीय है, प्रबल अम्लीय है, दुर्बल अम्लीय है और दुर्बल सारीय है। pH के मानों को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। तो 5 हैं विलयन A4, B1, C11, D7 और E9। पहला विलयन D उदासीन है। जो विलयन D है ये उदासीन है क्योंकि इसका pH मान 7 है। उसके बाद विलयन C प्रबल सारीय है क्योंकि इसका pH मान 7 से काफ़ी अधिक है। उसके बाद है विलयन B प्रबल अम्लीय है क्योंकि इसका pH का मान 7 से काफ़ी कम है। और उसके बाद विलयन A दुर्बल अम्लीय है क्योंकि इसका pH मान 7 से थोड़ा कम है। और उसके बाद है विलयन E दुर्बल सारीय है क्योंकि इसका pH का मान 7 से थोड़ा अधिक है। और ये आरोही क्रम में लगा रखा है, पहले C, E, D, A, B। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस एक शुष्क लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती। आंसर देखें। जल के न होने के कारण शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस H धनात्मक आयन उत्पन्न नहीं करती, अतः यह अम्लीय अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करती। इसलिए शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती। उसके बाद है, आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है। तो आंसर देखें। उत्कृष्ट गैसें बिल्कुल निष्क्रिय हैं तथा इसके बाह्यतम कोश पूर्ण हैं। ये गैसें सामान्य परिस्थितियों में किसी तत्व से संयोग नहीं करती। इसी कारण उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा जाता है क्योंकि ये निष्क्रिय हैं, इनके बाह्य कोश जो हैं पूर्ण हैं यानी कि भरे हुए हैं। ये गैसें सामान्य परिस्थितियों में किसी तत्व से संयोग नहीं करती, किसी भी तत्व के साथ संयोग नहीं करती और इसी कारण जो है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। आंसर देखें। मैग्नीशियम रिबन Mg एक क्रियाशील धातु है। वायु के संपर्क में आकर यह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है।
यह परत मैग्नीशियम के जलने में रुकावट यानी कि अवरुद्ध उत्पन्न करती है, जिसे हटाना आवश्यक होता है। अतः वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जो मैग्नीशियम रिबन है ये एक क्रियाशील धातु है। जैसे ही ये वायु के संपर्क में आती है तो इसके ऊपर जो है सफ़ेद रंग की एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है और इस परत को हटाना पड़ता है जलाने से पहले, क्योंकि ये परत जो है इसको जलने से रोकती है। उसके बाद है अमल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुवांशित करते हैं कि अमल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अमल में। आंसर देखें। किसी अमल एवं जल की क्रिया अत्यंत ऊष्मासेपी होती है, यानी कि इसमें से ऊष्मा निकलती है। तनुकरण के लिए जब हम बीकर में रखे जल में अमल डालते हैं तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, परंतु यदि बीकर में रखे अमल में जल डालें तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बहुत अधिक होगी। इस कारण से जल तथा अमल का मिश्रण बाहर छलक सकता है एवं शरीर के किसी अंग को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अतिरिक्त ताप बढ़ने से कांच का पात्र भी टूट सकता है, इससे दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अमल को तनुकृत करते समय जो है अमल को जल में मिलाना चाहिए, यानी कि जो अमल आपने लिया है उसको जल में डालना है, यानी कि जल को अमल में नहीं डालना है, क्योंकि अमल को जल में डालते हैं तो ऊष्मा कम उत्पन्न होती है, लेकिन अगर आप जल को अमल में डाल देंगे तो ऊष्मा अधिक उत्पन्न होगी, जिससे जो है आपका जो पात्र है यानी कि जो डिवाइस आपने ले रखा है वो कांच का वो टूट भी सकता है और उसमें से अमल छलक कर बाहर भी निकल सकता है और जिससे दुर्घटना हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तन में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण लिखें। आंसर देखें। किसी आवर्त में बाएं ओर से दाईं ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है, क्योंकि तत्वों में कक्षों की संख्या समान रहती है, परंतु नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण धन आवेश बढ़ता रहता है। इसके कारण नाभिक तथा बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप आकार छोटा होता जाता है। उदाहरण के लिए Mg परमाणु का आकार Na परमाणु के आकार से छोटा है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताएं। तो लोहे पर जो है जिंक की परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है और लोहे के ऊपर पेंट करके भी जंग लगने से बचाया जा सकता है। उसके बाद है मिश्र धातु और अमलगम में अंतर बताना है। तो एक तरफ मिश्र धातु है, एक तरफ अमलगम है। यह धातुओं अथवा एक धातु एवं अधातु का सहमांगी मिश्रण होता है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि यह जो है बहुत सारी धातुओं या फिर एक धातु या अधातु का सहमांगी मिश्रण होता है और यह मरकरी तथा अमल धातु का सहमांगी मिश्रण होता है। उसके बाद है यह मिश्र धातु अमलगम हो भी सकती है और नहीं भी, उदाहरण के लिए जैसे कि कांसा। उसके बाद है सभी अमलगम मिश्र धातु होते हैं, उदाहरण के लिए सोडियम अमलगम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग लिखिए। तो पहले है धोने का सोडा के उपयोग। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है, यानी कि जो धोने का सोडा है इसका उपयोग कांच में, साबुन और कागज उद्योग में होता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर के घटक के रूप में बेकरी, यानी कि जहाँ पर ब्रेड वगैरह बनती है बेकरी, वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। उसके बाद उदर में अम्लीयता को दूर करने के लिए प्रति अम्ल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, उदाहरण सहित। आंसर देखें। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह
में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु साइज बढ़ता है, क्योंकि क्रमागत रूप से प्रत्येक तत्व के परमाणु में एक कक्ष अधिक जुड़ जाता है, अर्थात जो कक्षों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए समूह I के तत्वों के परमाणुओं के कक्षों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु आकार बढ़ता है। उसके बाद है वियोजन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण सहित एक उदाहरण दीजिए। तो वियोजन अभिक्रियाएं, आंसर देखें। जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकर्मक सरल अवयवों में टूट जाता है उन्हें वियोजन अभिक्रियाएं कहते हैं, और ये है उदाहरण। और सभी वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आंसर देखें। लोहे की कील एवं कॉपर सल्फेट विलयन में निम्नलिखित विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो ये कॉपर सल्फेट है नीला रंग, और आयरन, तो इसके जो उत्पाद बनेंगे वो बनेंगे आयरन सल्फेट हरा रंग हो जाएगा, और कॉपर। लोहा आयरन यानी कि आयरन तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट लवण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसलिए आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग समाप्त हो जाता है तथा विलयन का रंग हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। ऊपर I में लिखे X का जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। आंसर देखिए पहले का, पदार्थ X बिना बुझा चूना है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा सूत्र CaO है। उसके बाद दूसरे का आंसर है, कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं। लोहा आयरन तांबे की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, यानी कि जो आयरन है यानी कि लोहा है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है, और इसी वजह से जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट अवर्ण के विलयन में से विस्थापित कर देता है। इसलिए आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग समाप्त हो जाता है तथा विलयन का रंग हल्का हरा बन जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो पहला है भाप के साथ आयरन, और दूसरा है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। दोनों के यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विस्थापन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण रासायनिक समीकरण दीजिए। आंसर देखें। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि वो अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक में एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी परमाणु या परमाणुओं के अन्य परमाणु या परमाणु के समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर है, और यहाँ पर उदाहरण में जो है आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में से तांबे को विस्थापित कर दिया गया है। उसके बाद है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, इसकी निर्माण विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए। आंसर देखें। बेकिंग सोडा एक रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। बेकिंग सोडा निर्माण के लिए कच्चे सामान के रूप में सोडियम क्लोराइड तथा अमोनिया का प्रयोग किया जाता है, और ये उदाहरण है। उसके बाद है द्विविस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक क्रिया करके आयनों को परस्पर बदलने के द्वारा नए यौगिक बनते हैं उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयोजन अभिक्रियाओं से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि एक ही उत्पाद बनाते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि दो पदार्थ जो हैं संयोग करके केवल एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको जो है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। तो ये है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है घुलनशील धातु ऑक्साइड को जल में घोलने से क्या होता है, एक उदाहरण दीजिए। घुलनशील धातु ऑक्साइड जैसे सोडियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड जल में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं और ये उदाहरण हैं। तो ये थे आपके रसायन विज्ञान के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।